तो दिल्ली में सीएम के चेहरे को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 5 नाम पर बीजेपी का विचार हो रहा है। सीएम की रेस में रेखा गुप्ता, परवेश वर्मा का नाम सबसे आगे है। सीएम की रेस में जितेंद्र महाजन, आशीष सूद का नाम भी शामिल है। इसके साथ साथ 5वां नाम अजय महावर का भी आ रहा है। तो ये 5 नाम जो कि लगातार दावेदारों में सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि किसके नाम पर मोहर लगेगी ये तस्वीर शाम के 7 बजे साफ हो जाएगी, जब विधायक दल की बैठक 7 बजे होगी और इसी के बाद सीएम के नाम का ऐलान होगा। तो कल दिल्ली में रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने आखिर रामलीला मैदान को ही शपथ ग्रहण के लिए क्यों चुना है? क्या है रामलीला मैदान का राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व? आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रामलीला मैदान में बनेगा नया इतिहास। 27 साल बाद सत्ता में वापसी की शपथ। क्या है रामलीला मैदान को चुने जाने की वजह? देश की राजधानी दिल्ली का रामलीला मैदान एक बेहद भव्य और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनने जा रहा है। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी की पोशी होने जा रही है। यही वजह है कि रामलीला मैदान में अभूतपूर्व आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन बीजेपी ने आखिर इस रामलीला मैदान को ही शपथ ग्रहण के लिए क्यों चुना? क्यों बीजेपी ने किसी और विकल्प पर मुहर नहीं लगाई? इसे समझना जरूरी है। दरअसल रामलीला मैदान ऐतिहासिक क्रांतियों का गवाह रहा है। आजादी की जंग के दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल समेत दूसरे नेताओं ने दिल्ली के इसी मैदान पर प्रदर्शन किया था। ये वही मैदान है जहां पर जयप्रकाश नारायण ने सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा दिया था। 1977 में कई नेताओं ने यहीं पर जनता पार्टी की नींव रखी थी, जिसमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी समेत दूसरे नेता शामिल थे। रामलीला मैदान का महत्व आजादी से पहले का है। आजादी के बाद भी ये मैदान राजनीतिक रैलियों और आंदोलनों की वजह से चर्चा में रहा है। इसी रामलीला मैदान से देश में दूसरी आजादी का उद्घोष शुरू हुआ, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी रामलीला मैदान से विकसित दिल्ली, वो दिल्ली जिसमें किसी की आंख में आंसू न हो और हर चेहरे पे मुस्कुराहट हो, वो इतिहास लिखने जा रही है। दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला यहाँ 1932 से शुरू हुई, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। और इस रामलीला मैदान ने कई ऐतिहासिक क्षण देखे हैं। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी, तो जयप्रकाश नारायण जी और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो मुहिम शुरू की थी उस अत्याचारी कांग्रेस की सरकार को हटाने की, तो इसी रामलीला मैदान से प्रारंभ हुआ था। इस मैदान में शपथ लेने का एक मतलब ये भी है कि बीजेपी यहां से उस आम आदमी पार्टी को सीधा मैसेज देना चाहती है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर दिल्ली की सत्ता में आई थी और उन्हीं आरोपों की वजह से उसकी दिल्ली की सत्ता से विदाई हुई। यानी ये मैदान बड़े राजनीतिक बदलावों का भी गवाह रहा है। ये शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में भी हो सकता था, लेकिन हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता जिन्होंने इस सरकार के खिलाफ डंका बजा रखा था, उन कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि हम भी इस शपथ समारोह में साक्षी बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समाज के सभी वर्गों के लोग, हमारे 255 झुग्गी बस्ती के हमारे प्रधान, हमारे मंदिरों के लोग, गुरुद्वारे के लोग, सभी लोग, उनको निमंत्रण जाएगा, कार्यकर्ताओं को निमंत्रण जाएगा। और 10 बजे तक हमने कार्यकर्ताओं को कहा है। इसके अलावा 10 एकड़ में फैले इस मैदान में करीब 1 लाख लोग खड़े हो सकते हैं।
जबकि 30 से 40 हजार लोगों को यहाँ एक साथ बैठाया जा सकता है। इतना ही नहीं, राजनीतिक रैलियों और आंदोलनों के अलावा हर साल दशहरे के मौके पर यहीं रामलीला का भी मंचन किया जाता है। जाहिर है, रामलीला मैदान एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है जिसका राजनीतिक महत्व तो है ही, साथ ही ऐतिहासिक रूप से भी ये मैदान बेहद अहम है। यही वजह है कि बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह को भव्यतम बनाने में जुटी है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज राजस्थान का पूर्ण बजट पेश किया और सबसे खास बात यह रही कि इस बार किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया गया। किसानों के बजट में विशेष ध्यान भी दिया गया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। किसानों के लिए अलग से कृषि बजट। पीएम किसान सम्मान निधि 9,000 की। कृषि की नई तकनीकों पर होंगे काम। गेहूं के एमएसपी पर बढ़ाई गई बोनस राशि। राजस्थान के बजट में इस बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया गया और सबसे पहले किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी करके एक बड़ा फैसला लिया गया। अब किसानों को हर साल 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि के तहत दिए जाएंगे। भजनलाल सरकार ने सम्मान निधि में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों के हित में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि की थी। आगामी वर्ष से इस राशि को और बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही बजट में 3,50,000 हेक्टेयर में ड्रिप स्प्रिंकलर के प्रावधान किए जाएंगे। 50,000 फार्म पॉन्ड सिंचाई पाइपलाइन बिछाए जाएंगे। इनके लिए 900 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा, जिससे 4 लाख से ज्यादा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक है, कहना है वीरेंद्र सचदेवा का। साथ ही कह रहे कि समाज के सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया है। बैठक के बाद नाम का ऐलान होगा। तो सस्पेंस खत्म होने वाला है। कई दावेदार, कई चेहरे लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि सीएम चेहरे को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा बयान सामने आया। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक है। समाज के सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया है और बैठक के बाद नाम का ऐलान होगा, ये कह दिया गया है वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से। यानी कि 7 बजे तक ही सस्पेंस रहेगा और उसके बाद सस्पेंस से पर्दा उठ पाएगा। कई दावेदार हैं जिनमें रेखा गुप्ता का नाम आगे चल रहा है, प्रवेश वर्मा का नाम आगे चल रहा है, शिखा का नाम आगे चल रहा है। तो क्या महिला सीएम इस बार बनने वाली है या फिर एक बार फिर दावेदार ही सीएम बनेंगे और फिर मोदी फिर चौंकाएंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहीं कहीं चर्चा नहीं होती है और वो चेहरा अचानक मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ जाता है। बहरहाल इन सब के बीच में आपको बता दें कि इस बीच अभी 4 बज रहा है, यानी कि कुल मिलाकर कुछ ही मिनट बाकी हैं, जिसके बाद ऐलान हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। तैयारियां भी आपको हम दिखा रहे हैं रामलीला मैदान की, जहां पर कल शपथ ग्रहण समारोह है और बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। इस बीच 7 बजे का ये वक्त बहुत महत्वपूर्ण होगा जब विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक के बाद ही खबर ये मिल रही है, चूंकि खुद ये बात कहते हुए नजर आए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की सीएम चेहरे को लेकर चर्चा विधायक दल की बैठक में, उस पर मोहर और उसके बाद ऐलान। तो दिल्ली जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ डीजीजीआई जयपुर जोनल यूनिट की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जीएसटी चोरी करने वालों के 15 ठिकानों पर डीजीजीआई के छापे पड़े। प्रदेश के जयपुर, सीकर, उदयपुर और भीलवाड़ा में छापेमारी की कार्रवाई हुई है। लोहे के उत्पादों को गुप्त तरीके से बेचने वाले गिरोह का पकड़ा गया है। 13 लाख टन की माल सप्लाई के दस्तावेज मिले। डीजीजीआई को माल की कुल 4,000 करोड़ की कीमत पता लगी है। 700 करोड़ की जीएसटी चोरी का ये मामला है। डीजीजीआई ने मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी की है।
जयपुर के घासीलाल चौधरी, सीकर के केसरदेव शर्मा गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ साथ उदयपुर और भीलवाड़ा के भी 3 स्क्रैप यानी कि कबाड़ डीलर गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार लोगों में 2 ट्रांसपोर्ट में मदद करने वाली भी है। इस गिरोह का काला कारोबार 3 राज्यों में फैला हुआ था। राजस्थान के अलावा हरियाणा और पंजाब में भी जीएसटी की चोरी की गई है। फर्जी कंपनियों के जरिए लोहे और इस्पात उत्पाद का बेचना पकड़ा गया। फर्जी कंपनियों और निर्माताओं के बिलों से सप्लाई कर रहे थे। हितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, ये चोरी सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं थी, बल्कि आसपास के प्रदेश तक ये लगातार चोरी का कारोबार चल रहा था। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक रैकेट है जिसको डीजीजीआई ने अभी अनकवर किया है, और या यूं कहें अनकवर करना शुरू किया है। इसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 लोग जो हैं घासीलाल चौधरी और केसरदेव शर्मा जो है। केसरदेव शर्मा सीकर के रहने वाले हैं और घासीलाल चौधरी जयपुर के ही रहने वाले हैं। और खासतौर पर घासीलाल चौधरी जो है वो जो है कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो ये वो लोग हैं जो स्क्रैप और जो बाकी इंगट और जो लोहे के और इस्पात के जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचते थे, और ऐसी शेल कंपनियों, ऐसी फर्जी कंपनियों के जरिए बेचते थे जिनके ऊपर जो है जीएसटी का भार लगातार बढ़ता चला जा रहा था, और वो फर्जी कंपनियां जो है पकड़ में नहीं आ रही थी कि ये फर्जी कंपनियां आखिर हैं किसकी। फिर जो है डीजीजीआई की स्पेशल टीम ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि ये करीब इनके जो कंप्यूटर हैं और बाकी जो सॉफ्ट दस्तावेज हैं उनसे पता चला कि ये करीब 4000 करोड़ रुपए का कारोबार अब तक कर चुके हैं। और तकरीबन ये 13 लाख टन जो है आयरन गुड्स, 13 लाख टन लोहे का सामान जो है वो जीएसटी चोरी करके जो है वो बेच चुके हैं। और ये करीब जो जीएसटी चोरी है वो करीब 700 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। बहुत बड़ी चोरी कही जा सकती है। 15 ठिकानों पर अब तक कार्रवाई है, और अब माना जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी बड़े खुलासे होंगे। जयपुर जोनल यूनिट की बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। शुक्रिया हितेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल हनुमान बेनीवाल से जुड़ी बड़ी खबर बीकानेर के नोखा से आ रही है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल नोखा पहुंचे हैं। जिला अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरने जो चल रहा था उसमें शामिल हुए हैं हनुमान बेनीवाल। 3 मासूम छात्राओं की मौत के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मुख्य मांग के साथ धरना दिया जा रहा है। पीड़ितों को 50 लाख के मुआवजे देने की मांग, जितने सरकारी भवन क्षतिग्रस्त हैं उनका सर्वे करने और निराकरण करने की भी मांग की जा रही है। शिक्षा विभाग के लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। प्रधान प्रतिनिधि आत्मा रामतर, डावा सरपंच भोमाराम, श्रवण राम साधुना सहित सैकड़ों लोग इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जहां पर धरने पर एक साथ बैठे हुए मांग कर रहे हैं कि लापरवाह अधिकारियों पर न सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख के मुआवजे की मांग भी यहां पर की जा रही है। सर्व समाज के सैकड़ों लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, और अब इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए हनुमान बेनीवाल भी पहुंच गए हैं। बनाडा केरली के अंदर जिस तरह की घटना घटी, ये इंसानियत को झकझोर कर देने वाली है। एक तरफ हम आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना के बड़े बड़े भाषण देश के प्रधानमंत्री और तमाम मुख्यमंत्री यहाँ दे रहे हैं। आज सरकार का बजट है, विधानसभा चल रही है, और स्कूल का ये कहना स्टाफ का कि हमने डीओ को और जो संबंधित बीडीओ और इनको हमने लेटर लिख दिया था कि ये बोध है, ये क्षतिग्रस्त है, ड्यूटी सरकार की बनती है और ड्यूटी उन लोगों की भी बनती है जो मौके पे थे। और इस तरह 3 जिंदगियां काल कलवित हो गई, हमारे 3 मासूम बच्चियां, किसान की बेटियां। और दुर्भाग्य इस बात का राजस्थान की विधानसभा चल रही है, बजट से पहले इस बात का विरोध होना चाहिए था कि बजट बाद में लाओगे, पहले 1 मिनट इस बात को दर्ज करा था। लेकिन दुर्भाग्य हमारे किसान नेताओं का कि वो अपनी बात को समय पर नहीं रख पाते। समय बीतने के बाद समय माफ़ नहीं करता।